अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूं। दो तीन चीज़ों पर इस वीडियो में बात करते हैं। एक तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ऐसा लगता है टूट फूट का अमल शुरू हो गया है और वो होना ही था। और वो बिल्कुल इस वक्त जिस जिस अंदाज में ये सियासत हमारी चल रही है और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये एक फितरी अमल है। क्या हो रहा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इस वक्त, और बेचैनी क्या है, परेशानी क्या है। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही में बेचैनी है, नून लीग के अंदर अपने तौर पर भी एक परेशानी मौजूद है। इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आगाज करना चाहूंगा आज पेशावर हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ है। जरताज गुल जो कि अपनी जमानत लेने के लिए राजधानी जमानत के लिए गई थी पेशावर हाईकोर्ट में, और वहाँ पेशावर हाईकोर्ट में जरताज गुल जो है उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक बहुत भारी नफरी हाईकोर्ट के बाहर पहुंच गई। और ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत बड़े दहशतगर्द का घेराव कर लिया गया है। जो विजुअल्स हमने देखे पेशावर हाईकोर्ट के बाहर से, वो बहुत हैरानकुन थे। वो विजुअल्स आप भी देख रहे हैं इस वक्त, वो बहुत हैरानकुन मनाजिर थे कि किस अंदाज में और किस तरह से जो है वो पुलिस ने घेरा डाला कि जरताज गुल कहीं से बचकर न निकलने पाए। हालांकि जरताज गुल को गिरफ्तार करने के लिए तो 2 लेडी कांस्टेबल काफ़ी थी, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में पुलिस पेशावर हाईकोर्ट के बाहर जमा हुई। ये तमाशा कई घंटे तक चलता रहा। अल्टीमेटली जरताज गुल ने यह फैसला किया कि वो पेशावर हाईकोर्ट में ही स्टे करेंगी। उनको यही मशवरा दिया गया कि आप राहत यहीं क़याम करें, सुबह जब अदालत लगेगी तो अदालत के सामने सारा मुद्दा रखा जाए और फिर उनसे राहदारी जमानत मांगी जाए। जरताज गुल जो हैं उन्होंने वहाँ पर उनके लिए खाना पहुँचा दिया गया। इतलात ये भी आई कि बिस्तर और गद्दा वगैरह, कंबल वगैरह भी वहाँ पहुँचा दिया गया है और वो रात वहीं पर रुकेंगी। लेकिन ये जब पूरा पाकिस्तान के मनाजर देख रहा था और बेचैनी की एक लहर मौजूद थी, तो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान जो हैं उन्होंने भी ये मनाजर देखे। वो भी इस पर अपसेट हुए, बेचैन हुए, परेशान हुए, और वो उन्होंने ऑर्डर किया कि जो पुलिस के अफसरान हैं उनको तलब कर लिया, जिम्मेदारान को तलब कर लिया, और ख़ुद भी इस्लामाबाद से बिलखुसूस पेशावर हाईकोर्ट पहुँचे, पेशावर पहुँचे और कहा जाकर के पहले बेटी को खाना खिलाया जाए, फिर हम इस केस को सुनते हैं। काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे जो वकला वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जज साहब जो हैं वो इस पर काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या ये अगर मैं ना आता तो ये खातून आज रात यहीं पर सोती, और किस तरह से ये जो है वो ये हो सकता था। फिर वहाँ पर जरताज गुल ने खुद भी कहा चीफ जस्टिस से कि अगर आप मुझे ज़मानत दे भी देंगे तो फिर भी जज साहब ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सख्त अहकाम जारी किए और कहा कि कैसे हो सकता है, ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, और अगर ये अब आपको हाथ लगाएंगे या गिरफ्तार करेंगे तो फिर मैं जानूँ और आईजी जाने। और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए, और जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस अफसरान मौजूद थे, उन पर बरहमी का इजहार भी किया। बहरहाल जरताज गुल को राहदारी ज़मानत मिली और कल के लिए उनको कहा गया कि मचलके जमा कराएं, और वो अदालत के हाथे से फिर चली गई और उनको जाने दिया गया। जरताज गुल जो हैं उनको इस तरह से रिलीफ देने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट को काफ़ी तहसीन मिल रही है। और कहा जा रहा है कि जी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि अब ज़्यादातर जजेज़ ने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं उस पर आंखें बंद कर रखी हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट हैं उन्होंने बहरहाल इस मौके पर इस्लामाबाद से पेशावर बराह रास्त पहुँच कर जरताज गुल को उनका जो कानूनी हक था वो दिलवाया। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि आज पेशावर हाईकोर्ट ही से एक फैसला आया, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। बल्ले का निशान एक इंटरम ऑर्डर के जरिए पीटीआई को मिल गया था और इलेक्शन कमीशन ने उस पर नजरसानी दायर की थी और दोबारा वो निशान वापस ले लिया गया। अब इसमें 2-3 कानूनी पेचीदगियों पर आज बहस होती रही है। एक तो ये कि ये इंटरम रिलीफ था, इंटरम रिलीफ जो है वो वापस ले लिया गया। आज जब पीटीआई ने ये ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो कामरान मुर्तज़ा साहब आज मेरे टैलेंट न्यूज़ पे जो मैंने शो शुरू किया है रात 10 बजे, उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे और वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा ही नहीं सकती पीटीआई, क्योंकि ये मामला पेशावर हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और चूंकि ये पेशावर हाईकोर्ट में पेंडिंग है 9 तारीख तक, 9 को इसकी समाअत होनी है, तो जब पेशावर हाईकोर्ट से डिसाइड होगा तो ही सुप्रीम कोर्ट इसको सुन सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये आर्गूमेंट दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह एक हाल ही में एक एग्जांपल हमारे सामने आई थी, जब हमने देखा था कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने एक इंटरम ऑर्डर दिया
और साथ ही मामला लार्जर बेंच के पास भेजा और उसके लिए 5 रुकनी बेंच बन गया। मतलब ये कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक दरख्वास्त दायर करवाई और दायर करवाने के बाद उसी दिन उसको सुन के रात को छुट्टियों पर जाने से पहले ऑर्डर देकर गए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके गए। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ केस इन एनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को सुन सकती है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उस दिन उसको डिसाइड किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर पेशावर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो इसी को मिसाल बनाकर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। वो अलग बात है कि काजी फैसल साहब का मूड ना हो और वो कह दें कि जनाब ये तो मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जाओ पहले हाई कोर्ट से निपटा कर आओ फिर मेरे पास आना। ऐन मुमकिन है वो ये कह दें और सुनने से इनकार कर दें, क्योंकि काजी फैसल साहब बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। अगर आप उनके टोटल मिनट्स निकाल दें आज की प्रोसीडिंग से भी तो ऐसा लगेगा आपको कि 80% वो बोले, हालांकि जजेस सुनते हैं, वकला बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अजीब रिवाज चल पड़ा है कि 80%, 70-80% जो है वो जज साहब बोलते रहते हैं और बाकी जो है वो वकील बोलते हैं या उनको मौका नहीं मिलता। आज भी लतीफ़ खोसा बार बार कहते हैं कि जनाब मुझे सुन तो लीजिए, जनाब मुझे मौका तो दीजिए, जनाब मुझे 55 साल हो गए हैं, आप प्लीज़ मुझे इतनी रिस्पेक्ट तो दें कि आप मुझे सुन लें, मैं एक लेटर पढ़ना। लेकिन काजी फैसल साहब ने कहा ख़त तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा, क्योंकि तुम ख़त पढ़ोगे तो तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा और हमारा केस जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहरहाल ये जो चीज़ें थी वो इस तरह से हुई। अब ये इस पर मुख्तलिफ चीज़ें बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। बल्कि आज एक आर्गूमेंट ये भी मैं सुन रहा था कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, पेशावर हाई कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता था, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए था। ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप किसी भी हाई कोर्ट में कोई भी मामला लेकर जा सकते हैं और हमने ऐसी बेशुमार मिसालें माजी में मौजूद हैं कि आप, और कानूनी कोई कदगन भी नहीं है, तभी तो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया। आज ये जो फैसला है उस पर एक ट्वीट बहुत ही जो है वो साकिब बशीर साहब ने की है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खबर मैं इसको देखता हूँ। और वो खबर ये है, वो कहते हैं कि खबर ये है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस में स्टे ऑर्डर वापस लेने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में किसी छोटी सी भी हर्डल से बचने के लिए पेशावर हाई कोर्ट के सामने 2 आला अफसरान ने झूठा बयान हल्फी दिया है। साकिब बशीर साहब ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यकीनन ये खबर दी होगी और वो कह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के सामने 2 आला अफसरान ने झूठा बयान हल्फी दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन के कौन से अफसरान हैं कि जिसमें इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने झूठा बयान हल्फी दिया है, और अदालत के सामने झूठा बयान हल्फी देना, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये कोई मामला ऐसा नहीं है कि इसको इतनी सादगी और आसानी से हजम कर लिया जाए। मेरा ख्याल है ये मामला अगर इस तरह है तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी और ये मामला उठेगा। अच्छा जी, आखिरी बात देखिए, जो इस वक्त नून लीग और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चल रहा है, ये तो आपके इल्म में है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 40-40 सीटें मांग रही है। वो अलग बात है कि उन्होंने अपने नेशनल असम्बली के उम्मीदवार ही 18 सीटों पर खड़े किए हैं, कौमी असम्बली के 18 उम्मीदवार सिर्फ कागजात जमा कराए हैं, तो मांग रहे हैं वो 40 सीटें के जी हमें कौमी असम्बली की जो है वो कौमी असम्बली की 30 सीटें दे दें और पता नहीं सूबाई असम्बली की 40 सीटें दे दें, वो इतनी सीटें मांग रहे हैं। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को नवाज शरीफ साहब ये तो नहीं देने वाले। जिस तरह से हमें अंदाज़ा हो रहा है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं या सोच रहे हैं, उनकी जो प्लानिंग चल रही है कि भाई या तो सादा अक्सरियत दो, जिस तरह से हम इलेक्शन लड़ते हैं, या लड़ेंगे, या फिर जो है वो हम इस खेल में ही नहीं पड़ते, बनाओ फिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना लें और मैं वापस लंदन चला जाता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो इस बात पर अभी तक अड़े हुए हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मैं कुछ नहीं दूंगा। 2 सीटें ले लो, 3 ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सीटों पर बात हो सकती है, अलीम खान पे बात हो सकती है, जहांगीर तरीन पे बात हो सकती है, 2-3 और लोग, ओन चौधरी, नोमान लंगड़ियाल वगैरह या इसाक खाकमानी पे बात हो सकती है। इससे ज़्यादा सीटें जो है वो नून लीग देने के मूड में नज़र नहीं आती। अब जो सारे लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए थे वो क्या करेंगे? अब नून लीग के उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के होते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का उम्मीदवार जीत तो नहीं सकता, ये तो सादा सी बात है। तो बाकियों का क्या करेंगे? अब इसमें कुछ लोगों ने बेचैन होकर नून लीग से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नून लीग से राब्ता किया है और कहा है कि जनाब हम आपके पास आ जाते हैं, आप हमें टिकट दे दें। और ये टिकट जो है वो नून लीग, अब ये वेरी करता है हल्का टू हल्का कि किस हल्के में सूरत हाल क्या है। मैं तारिक अजीज़ साहब की खबर देख रहा था, उन्होंने खबर दी हुई है कि अजमल चीमा जो फैसलाबाद से हैं
वो भी ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि वो तो कहते हैं कि उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली है। मैंने कहीं और भी सुना कि अजमल चीमा ये ख्वाहिश रखते हैं कि नून लीग में आ जाएं, लेकिन नून लीग के लिए ये हरगिज़ आसान फैसला नहीं है, क्योंकि इस हलके में उनके अपने उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम जो है वो तगड़े उम्मीदवार हैं। और इस हलके में जब पिछली मरतबा अजमल चीमा को 17 जुलाई के इलेक्शन में टिकट दिया था और वो हार गए थे शाही फैमिली से, अफजल शाही से, अली अफजल शाही से हार गए थे, तो अजमल चीमा को उस हलके में जो है वो पजीराई नहीं मिली थी, क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार को वहाँ सफ़र करना पड़ा था और वो खामोश रहे थे, उन्होंने अजमल चीमा की सपोर्ट नहीं की थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि नून लीग अपने उम्मीदवार को, देरीना कारकुन को छोड़कर इनको टिकट जारी कर दे? तो बहरहाल ये जो अजमल चीमा है ये तो एक अलहदा केस है, लेकिन इसके अलावा मेरी इत्तलात के मुताबिक 2 लोगों ने नून लीग से रब्ता किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कि आप हमें अपनी जमात में रख लें, हम आपके पास आ जाते हैं, हमें टिकट जारी कर दें। तो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके पहले ही हालात कोई सियासी तौर पर ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनको इस तरह के मसाइल का मज़ीद सामना करना पड़ रहा है। अब अगर तो नून लीग बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट करती है, 15-20 सीटों पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 20 से 30-35 सीटों पर एडजस्टमेंट कर लेती है, तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उस तरह से वजूद बरकरार रहने के इम्कानात होंगे जिस तरह से वो चाहते हैं कि वो ग्रो करें। अदरवाइज़ शायद ये इनका हाल वही होगा जो मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी का हुआ था, पाक सरज़मीन पार्टी का, कि उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से पार्टी बनाई या बनवाई गई और उसके बाद उनको एक भी सीट नहीं मिली। इस तरह का कहीं मंजर मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें क्या होता है आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।